नमस्कार। आज हम हिंदी सिनेमा के सफर में थोड़ा पीछे चलेंगे 1971 में। हाँ, एक बहुत ही यादगार साल। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जो कटी पतंग फिल्म की समीक्षा करता है और इसे कहता है एक सिनेमाई धरोहर। वाह, धरोहर बड़ा शब्द है। हाँ, तो ये वो दौर था जब हिंदी फिल्में ना एक अलग ही करवट ले रही थी। तो चलिए इस विश्लेषण के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फिल्म थी शक्ति सामंत की डायरेक्टेड, राजेश खन्ना आशा पारेख वाली, इसमें ऐसा क्या खास था कि इसे क्लासिक का दर्जा मिला। स्रोत में काफी दिलचस्प बातें हैं। जरूर जरूर, देखते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं फिल्म के निर्देशन और जाहिर है मुख्य कलाकारों से। समीक्षा के मुताबिक शक्ति सामंत का डायरेक्शन और राजेश खन्ना आशा पारेख की जोड़ी ये जैसे फिल्म की नींव रखते हैं। हाँ, और 70 का दशक तो वैसे भी हिंदी सिनेमा का गोल्डन पीरियड माना जाता है कई मायनों में। सही कहा। और ये फिल्म उस दौर की एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, बल्कि इसने एक कल्चरल छाप छोड़ी। बिल्कुल। अब कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है माधवी, आशा पारेख का किरदार। एक ऐसी औरत जो अपने अतीत की परछाइयों से भाग रही है, एक झूठी पहचान, उसी के सहारे जीने को मजबूर है। यहाँ पर समीक्षा एक बहुत अहम पॉइंट उठाती है कि ये सिर्फ एक औरत की निजी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें उस दौर के जो सामाजिक दबाव थे, रिश्तों की उलझनें थी, और सबसे बढ़कर एक औरत की अपने सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई, वो सब दिखाया गया है। आपको क्या लगता है इस कहानी में ऐसा क्या था जो दर्शकों को इतना छू गया होगा, जैसा कि ये विश्लेषण बताता है? हाँ, देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समीक्षा सामने लाती हैं। जी। माधवी का जो किरदार है वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो उस समय की कई महिलाओं की स्थिति का, आप कह सकते हैं, एक प्रतिबिंब बन जाता है। अच्छा। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि फिल्म कैसे बड़ी खूबसूरती से व्यक्तिगत भावनाओं और जो सामाजिक सच्चाइयां हैं उनका ताना बाना बुनती है। एक तरफ माधवी का डर है, उसका एक तरह का अपराध बोध है, तो दूसरी तरफ समाज की उम्मीदें हैं, बंदिशें हैं, उसका एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाना, वो भी एक विधवा बनकर, जबकि वो असल में विधवा है नहीं। ये सारी स्थितियां उसे लगातार एक नैतिक और सामाजिक कश्मकश में डालती हैं। हाँ, ये तो है। और समीक्षा के अनुसार यही जो जटिलता है, यही कॉम्प्लेक्सिटी दर्शकों को बांधे रखती है। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं जगाती, बल्कि कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है। और इसी मुश्किल किरदार को आशा पारेख ने निभाया। समीक्षा उनके अभिनय की तो बहुत तारीफ करती है, कहती कि उन्होंने माधुरी का दर्द, उसकी बेबसी और फिर भी उसकी जो अंदरूनी ताकत थी, उसको बखूबी पर्दे पर उतारा। हाँ, और उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जी बिल्कुल। हाँ, और ये अवार्ड सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी। समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि आशा पारेख ने किस तरह, बिना ज्यादा डायलॉग्स के, अपनी आंखों से, अपने हाव भाव से माधवी की पूरी मनोदशा व्यक्त की। अच्छा। उनका अभिनय बहुत संयमित था, लेकिन बहुत प्रभावशाली। उस दौर में जहां अभिनेत्रियों के लिए अक्सर या तो बहुत ग्लैमरस रोल होते थे या फिर एकदम बेचारी वाले, हाँ। माधवी का किरदार एक संतुलन बनाता है। वो परिस्थितियों की मारी जरूर है, लेकिन उसमें एक गरिमा है, एक डिग्निटी है, एक लड़ने का जज्बा है, और आशा पारेख ने उसे बहुत संवेदनशीलता से निभाया। समीक्षा तो मानती है कि ये उनके करियर के बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है। बिल्कुल। अब आते हैं फिल्म के दूसरे स्तंभ पर, राजेश खन्ना। आह, काका। उस समय के सुपरस्टार। समीक्षा उनके आकर्षक व्यक्तित्व और सहज अभिनय का जिक्र करती है। उनके बारे में क्या खास कहती है समीक्षा? देखिए, राजेश खन्ना उस दौर में एक फिनोमिनन थे। उनकी लोकप्रियता का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। हाँ, वो तो था। समीक्षा बताती है कि फिल्म में उनका किरदार कमल कहानी में एक उम्मीद, एक ताजगी लाता है। वो माधवी के जो अकेलेपन और उदासी से भरी जिंदगी है, उसमें एक सहारा बनकर आता है। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा उनके अभिनय को सहज कहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किरदार में गहराई नहीं थी, बल्कि ये कि राजेश खन्ना ने उसे बिना किसी बनावट के बहुत नेचुरल ढंग से निभाया। उनका वो रोमांटिक अंदाज, उनकी मुस्कान, उनका बात करने का तरीका, ये सब मिलकर कमल के किरदार को यादगार बनाते हैं। सही। समीक्षा का ये भी मानना है कि राजेश खन्ना और आशा पारेख की जो केमिस्ट्री थी, वो फिल्म की जान थी। उनका कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ वो खामोश दर्द में डूबी माधवी, दूसरी तरफ जिंदा दिल बातूनी कमल, ये बहुत असरदार था। तो कहानी का वो भावनात्मक कोर, दमदार एक्टिंग और सुपरस्टार का करिश्मा, ये तो ही किरदारों और कहानी की बात।
लेकिन समीक्षा एक और चीज को फिल्म की आत्मा कहती है, हाँ, वो क्या? और वो है इसका संगीत। अरे वाह, बिल्कुल। R.D. बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल और फिर किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, ये तो वाकई एक ड्रीम टीम थी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि कटी पतंग का संगीत सिर्फ गाने नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है, किरदारों की भावनाओं की आवाज है। R.D. बर्मन उस समय नए नए प्रयोग कर रहे थे, और आनंद बख्शी के बोलों में देखिए गहरी फिलॉसफी भी होती थी और आम आदमी की जुबान का मेल भी था। हाँ, ये बात तो है। समीक्षा कहती है कि हर गाना फिल्म के मूड और सिचुएशन को एकदम परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। ये सिर्फ फिलर नहीं थे, ये नैरेटिव को आगे बढ़ाते थे। बिल्कुल। समीक्षा कुछ खास गानों का उदाहरण भी देती है, जैसे प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। आहा, आइकॉनिक। समीक्षा इसे राजेश खन्ना के ऑन स्क्रीन मौजूदगी और किशोर कुमार की आवाज का जादू बताती है। ये गाना तो आज भी उतना ही पॉपुलर है। हाँ, और समीक्षा बताती है कि ये गाना सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये कमल के किरदार का जो बेफिक्र जिंदा दिल रवैया है उसको भी दिखाता है। और जिस तरह से फिल्माया गया है, राजेश खन्ना का वो अंदाज, वो खुली जीप, हाँ, वो सब मिलकर एक खास माहौल बनाते हैं। किशोर कुमार की आवाज ने तो जैसे राजेश खन्ना के लिए एक नई पहचान ही गढ़ दी थी उस दौर में। सही कहा। समीक्षा का मानना है कि ये गाना फिल्म के रोमांटिक पहलू को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दर्शकों से फौरन कनेक्ट करता है। ये उस जमाने का यूथ एंथम जैसा बन गया था। फिर एक बिल्कुल अलग मूड का गाना है, ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। समीक्षा इसे दर्द और सच्चाई से भरा गीत बताती है। ये काफी इंटेंस गाना है। सही कहा। और समीक्षा इसी कॉन्ट्रास्ट की बात करती है। जहाँ प्यार दीवाना होता है, रोमांस की एक उड़ान है, वहीं ये जो मोहब्बत है, प्यार के दूसरे पहलू को दिखाता है। दर्द, टूटन और जो कड़वी हकीकत है उसको सामने लाता है। हाँ, समीक्षा के अनुसार ये गाना फिल्म के भावनात्मक द्वंद्व को आवाज देता है और कहानी में एक संजीदगी लाता है। और किशोर कुमार ने इसे जिस दर्द से गाया है वो तो कमाल का है। एक और गाना है जो बिल्कुल अलग फ्लेवर का है, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं झुमका। अरे हाँ, वो कैबरे नंबर। हाँ, समीक्षा इसे मजेदार और चंचल बताती है। इसमें शायद बिंदु थी। हाँ, बिंदु पर फिल्माया गया था और ये उस दौर की जो कैबरे या क्लब सॉन्ग वाली एक परंपरा थी फिल्मों में, उसका हिस्सा है। अच्छा। समीक्षा का कहना है कि ये गाना कहानी का जो भारीपन है उससे एक जरूरी ब्रेक देता है। जहां मुख्य किरदार अपनी उलझनों में फंसे हैं, वहीं ये गाना एक अलग, थोड़ी चुलबुली दुनिया दिखाता है। हाँ, एक कॉन्ट्रास्ट लाता है। बिल्कुल। और R.D. बर्मन का संगीत यहाँ फिर अपनी रेंज दिखाता है। रोमांटिक और दर्द भरे गानों से हटकर एक बिल्कुल वेस्टर्न अंदाज का जोशीला गाना ये फिल्म के मनोरंजन वाले हिस्से को और मजबूत करता है। और फिर वो गाना जो शायद माधवी के किरदार के सबसे करीब है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग। बहुत ही दर्द भरा। समीक्षा इसे अकेलेपन और संघर्ष की गहराई दिखाने वाला गीत मानती है। ये गाना वाकई माधवी की आत्मा की आवाज है। समीक्षा इसे फिल्म के केंद्रीय भाव से जोड़ती है। एक अकेली औरत का संघर्ष, उसकी निराशा, उसकी घुटन। लता मंगेशकर जी की आवाज में जो दर्द और ठहराव है, हाँ, वो माधवी की स्थिति को पूरी तरह से व्यक्त करता है। और आनंद बख्शी के बोल कितने सीधे और असरदार हैं। मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, सीधे दिल पर लगते हैं। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक ये गाना सिर्फ एक सिचुएशनल सॉन्ग नहीं है, ये फिल्म के टाइटल को भी सार्थक करता है और माधवी के किरदार की जो ट्रेजेडी है उसको हाईलाइट करता है। देखिए, इन गानों की यही विविधता और उनका कहानी से जुड़ाव ही है जो इस एल्बम को इतना खास बनाता है। तो अगर हम इस समीक्षा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, एक मजबूत भावनात्मक कहानी जो सामाजिक मुद्दों को भी छूती है। हाँ, आशा पारेख का वो अवार्ड विनिंग संवेदनशील अभिनय, बिल्कुल। राजेश खन्ना का चरम पर स्टारडम और सहज आकर्षण, हाँ, वो चाम। और सबसे बढ़कर R.D. बर्मन और आनंद बख्शी का वो कालजयी संगीत जिसे फिल्म की आत्मा कहा गया है। ये सारे तत्व मिलकर इसे एक यादगार अनुभव बनाते हैं, है ना? हाँ, समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म या सिर्फ एक सोशल ड्रामा नहीं है, बल्कि इन सब का एक बहुत ही संतुलित मिश्रण है। इसमें भावनाओं का उतार चढ़ाव है, किरदारों का एक सफर है और संगीत के जरिए कहानी को एक अलग ही ऊंचाई दी गई है। समीक्षा मानती है कि फिल्म की सफलता सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नहीं थी, बल्कि दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में थी, और वो जगह सालों बाद भी कायम है। ये उस दौर के पॉपुलर सिनेमा का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो मनोरंजन तो करता ही है, साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करता है।
तो इस समीक्षा ने हमें कटी पतंग की दुनिया की एक वाकई गहरी झलक दी है। ये सिर्फ कहानी या गानों का जिक्र नहीं है, बल्कि ये बताने की कोशिश है कि ये फिल्म क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसे सिनेमाई धरोहर कहा जा रहा है। इसने हमें किरदारों की जटिलताओं, उस दौर के समाज और संगीत के उस जादू को फिर से याद दिलाया है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर कुछ फिल्में और उनका संगीत समय की कसौटी पर खरे क्यों उतरते हैं, है ना? हाँ, ये सवाल तो है। दशकों बाद भी कटी पतंग के गाने क्यों सुने जाते हैं? उसकी कहानी क्यों आज भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगती है? शायद इसलिए, जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है, कि ये बहुत ही बुनियादी मानवीय भावनाओं को छूती है। प्यार, दर्द, अकेलापन, उम्मीद, संघर्ष। हाँ, जो कभी पुरानी नहीं होती। बिल्कुल। माधवी का आदमी पहचान और सम्मान के लिए जूझना, कमल का वो प्यार में दीवानापन और फिर उसकी समझदारी, रिश्तों की उलझनें, ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी न किसी रूप में आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। सही बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के दर्शक जब इस फिल्म को देखते हैं तो उन्हें क्या अपील करता है? क्या वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया है, या संगीत है, या कहानी की सादगी है, या फिर वो जो भावनात्मक जुड़ाव है वो आज भी कायम है? शायद इन सब का मिला-जुला असर ही है जो उसे क्लासिक बनाता है। बिल्कुल। एक गहरा विचार छोड़ जाती है ये समीक्षा।